अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 43 से 53 तक पढ़ना है। इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब उनकी ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे कि उनको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो उसकी दो अप्रोचेस होती हैं। वो कहता है कि एक बेस बैंड अप्रोच होती है और एक ब्रॉड बैंड होती है। इन दोनों का मेनली जो डिफरेंस है वो ये है कि बेस बैंड में हम डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में ही भेजते हैं, उनको कन्वर्ट नहीं करते एनालॉग में। और जो ब्रॉड बैंड होता है उसमें फिर उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है बेस बैंड में कि एक टाइम पे एक ही सिग्नल ट्रैवल कर सकता है चैनल पे। चैनल से मुराद है कि जो हमने लिंक यूज़ किया, जो वायर वगैरह यूज़ किए। इसकी एग्जांपल है जैसे आपकी लैन वाली केबल होती है, ईथरनेट की केबल होती है, कैटेगरी 6 की जैसे केबल है, तो वो बेस बैंड यूज़ करती है। मतलब उसमें सिग्नल जो है वो डिजिटल फॉर्म में ही जाते हैं, एनालॉग में चेंज नहीं होते। कंप्यूटर टू राउटर की जो कम्युनिकेशन होती है वो भी बेस बैंड होती है। इसी तरीके से वॉकी टॉकी की जो इनसाइड बिल्डिंग कम्युनिकेशन है तो वो भी सारी डिजिटल या बेस बैंड ट्रांसमिशन होती है। अब ये कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपकी एक डिवाइस जो है वो डाटा भेजती है, एक लो पास चैनल होता है। लो पास चैनल के थ्रू आपका डिजिटल सिग्नल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही दूसरी डिवाइस तक जाता है। लो पास चैनल का मतलब ये है कि इसमें ऐसे कुछ लो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ गुजर सकती हैं। इससे इशू थोड़ा सा ये होता है कि अगर हमारे डिजिटल सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज़ जो है रिसीविंग साइड पे हमें नहीं मिलती, रिमूव हो जाती हैं, अटेन्यूएट हो जाती हैं। हमारा सिग्नल जो है वो कमज़ोर हो जाता है या उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो हमारे वेव फॉर्म मतलब यहाँ पे सिग्नल ऐसा तो हो सकता है कि रिसीविंग साइड पे कुछ ऐसे राउंडिंग्स हो जाए थोड़ा सा, तो मतलब उसकी शेप थोड़ी सी राउंडेड हो जाती है। अब यहाँ पे दो किस्म के हमें लो पास चैनल दिखाएंगे, एक वाइड बैंडविड्थ है और एक नैरो बैंडविड्थ है। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि इसमें से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज गुजर सकती हैं। ये जो जिसका बार बड़ा है येलो बार, और जो नीचे नैरो बैंडविड्थ वाला उसमें से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज हैं कुछ जो है वो गुजर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो चैनल है इससे जब हम सिग्नल गुजारेंगे तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म ज़्यादा ओरिजिनल की तरह वो जो है ना रिसीविंग साइड पे हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा। और जो ये नैरो बैंडविड्थ वाला है इसमें थोड़ा सा ये होता है कि फिर हमारा जो सिग्नल है वो राउंड हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल मज़ीद समझाई कि ये आपका था इनपुट सिग्नल ओरिजिनल। यहाँ पे अगर आप इसके देखें तो एजेस शार्प हैं और इनपुट सिग्नल की शेप कुछ यूँ है। फिर ये एक हमारा बैंडविड्थ सपोर्टेड मीडियम था जिसमें मखसूस फ्रीक्वेंसीज थी, F1 से F2 कोई एक रेंज थी। तो जब उससे सिग्नल हमारा गुजरा तो उसकी शेप कुछ यूँ राउंडेड हो गई। तो ये हमारा रिसीविंग साइड पे था और ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और सिग्नल की फॉर्म में अगर बात करें तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से राउंडेड हो जाता है। ओके, अब ब्रॉडबैंड क्या होती है? ब्रॉडबैंड में हम अपने डिजिटल डाटा को, डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक टाइम में या एक मीडियम से शेयर कर सकते हैं। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसके लिए उसको बोलते हैं FDM। एक और टेक्निक भी होती है जिसको TDM बोलते हैं, वो उन्होंने शायद बाद में फाइनल्स में होगी या एंड पे होगी, यहीं पे मिड्स में भी। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सन जो है पढ़नी है। मतलब फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं या चेंज करते हैं। इसकी एग्जांपल देता है कि जैसे आपकी जो केबल आती है उसमें आपको दो चीज़ें मिलती है। टीवी भी मिलता है, यानी कि चैनल्स वगैरह जो आप टीवी पे चलाते हो, और इंटरनेट भी उसी के साथ। तो एक ही केबल है, सेम कोएक्सियल केबल है, उससे आपको दो डिफरेंट टाइप का डाटा मिल रहा है। वाईफाई जो है आपका वो भी ब्रॉडबैंड टेक्निक को यूज़ करते हैं। आपको मोबाइल नेटवर्क जो 4G 5G वगैरह होते हैं ये भी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ इसमें जो है वो लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे इसमें ये होता है कि इसमें भी उसी तरीके से जो लो पास चैनल की तरह एक फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज होती है। लेकिन उसमें आप देखें तो यह है कि हमें कुछ शुरू में जो है खाली स्पेस मिल रही है और कुछ बाद में मिल रही है। तो ये खाली स्पेस ये डिटरमिन करती है कि इस फ्रीक्वेंसी से ये जो भी नंबर होगा इससे लो फ्रीक्वेंसीज इस चैनल से नहीं गुजर सकती, इससे जो पिछली फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इस चैनल से नहीं गुजर सकती। और यहाँ से ये वाली जो स्पेस है खाली, ये डिटरमिन करती है कि F2 से जितने भी ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी इस चैनल से नहीं गुजर सकती। तो बस इसमें यही है। इसी तरीके से अब हमने करना क्या होता है कि जब हमारा डिजिटल डाटा हमने भेजना होता है तो हम पहले उसको उन फ्रीक्वेंसीज़ के रेंज में लेके आते हैं ताकि वो इस हमारे चैनल से पास हो सके। ओके, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड की एक जो है फिक्र बताइए कि कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल सिग्नल को डिजिटल, वो एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जाएगा तो कुछ यूँ उसकी शेप हो जाएगी। देन वो आपके एक बैंड पास चैनल से गुजरेगा। उसके बाद उसकी जो है वो बैंड पास चैनल से गुजरने के बाद भी हमें रिज़ल्ट में एनालॉग सिग्नल मिलेगा। फिर उस एनालॉग सिग्नल को हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डाल के अपनी रिसीविंग साइड पे अपना जो ओरिजिनल सिग्नल था उसको रिसीव करेंगे। अब इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं कि जो इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं ख़राबियों को।
तो कहते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया जितने भी हमारे होते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सब में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट्स, कोई ना कोई ख़राबियाँ होती हैं। तो इस परफेक्शन ना होने की वजह से क्या चीज़ होती है, सिग्नल इम्पेयरमेंट्स होती हैं, मतलब हमारा सिग्नल ख़राब होता है। तो और इन इम्पेयरमेंट्स का सिंपल मतलब ये है कि हमने जो सिग्नल भेजा था वो सेम नहीं है उस सिग्नल के जो कि सिग्नल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, जो सिग्नल हमने रिसीव हुआ है वो नहीं सेम नहीं है हमारे सिग्नल जो कि हमने भेजा था। अब इम्पेयरमेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं, एक एटेन्यूएशन होती है, डिस्टॉर्शन होती है और नॉइज़ होती है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। अच्छा, सेवरल ट्रेवल सिग्नल, ठीक है, ये विच आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये सारी कोई इन्होंने बात जो पॉइंट्स में पीछे लिखी थी यहाँ पे अगेन रिपीट कर दी है। एटेन्यूएशन एंड एम्प्लीफिकेशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि आपके जो सिग्नल है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, वो वीक हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल्स या जो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब वो ट्रैवल करते हैं वायर के थ्रू, तो उनकी जो जिस वायर से वो गुजर रहे होते हैं उसकी कोई रेजिस्टेंस होती है, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उनकी एनर्जी लॉस होती रहती है, जो कि यूजुअली हमें हीट की फॉर्म में फील होती है। जैसे अगर आप एक वायर को हाथ लगाएं तो उसमें से जब करंट गुजर रहा हो तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो वो यही होता है कि सिग्नल की जो एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो एटेन्यूएशन कुछ यूँ होती है कि ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था, यहाँ पे 0.1 से जब ट्रांसमिशन मीडियम से गुजरा 0.2 पे जाके कुछ यूँ हो गया, इसकी शेप थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब अगर आप इसकी जो पीक्स हैं एम्पलीट्यूड की वो देखें तो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी होगी। तो मतलब सिग्नल रहता हमारा ओरिजिनल ही है, उसकी शेप में चेंज नहीं आती, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। इस कमी को हम फिर पूरा कैसे करते हैं, एम्पलीफायर से। ये अगर आपको याद हो, हमने शुरू में एक टोपोलॉजी पढ़ी थी, रिंग टोपोलॉजी। उसमें इस तरीके से डिवाइस रिंग में कनेक्टेड थी और हर डिवाइस के साथ एक रिपीटर लगा हुआ था। तो वो रिपीटर यही काम करता है एम्पलीफिकेशन का, कि वो सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो कहता है कि हमने एटेन्यूएशन कैसे फाइंड करनी है किसी सिग्नल की। कहता है कि एक सिग्नल है, ट्रांसमिशन मीडियम से गुजर रहा है, उसकी पावर क्या होती है कि गुजरने के बाद हाफ हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो P2 जो थी वो 0.5 टाइम्स थी P1 के, मतलब P1 के मुकाबले में आधी थी। तो हमने फाइंड करनी है एटेन्यूएशन। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, 10 log base 10 P2 over P1। ये सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज़ करके हम जो है इसकी एटेन्यूएशन फाइंड करते हैं। एटेन्यूएशन और एम्पलीफिकेशन दोनों के लिए सेम ही फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने जब इसकी 0.1 P1 और P2 किया तो ये P1 P1 से कैंसिल हो गया, और बाकी जब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की सारी तो हमारे पास आंसर आ गया -3। अब dB क्या है, डेसिबल्स। ये यूनिट है जो कि एटेन्यूएशन और एम्पलीफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। यहाँ पे एटेन्यूएशन की बजाय हमने एम्पलीफिकेशन फाइंड करनी है। तो कहता है कि एक सिग्नल है जो कि ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के बाद उसकी जो पावर है, उसकी एनर्जी थी वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। वहाँ पे हाफ़ हुई थी, यहाँ पे 10 टाइम इंक्रीज़ हो गई। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 P1, मतलब P1 टाइम्स 10। तो वही फार्मूला हमने अगेन यूज़ किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 डेसिबल। मतलब इसकी एम्पलीफिकेशन कितनी थी, 10 डेसिबल्स, या गेन ऑफ पावर भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एक वजह जिसकी वजह से इंजीनियर जो है वो डेसिबल को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, सिग्नल की स्ट्रेंथ में जितनी भी चेंजेस आती हैं, वो वजह यह है कि जो डेसिबल नंबर्स होते हैं इनको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जब आप मेजर कर रहे हो तो सेवरल पॉइंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टू। अगर मतलब या तो ये है कि आपका सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, और इसके दरमियान उसमें जितनी चेंज आई थी वो आपने मेजर करनी है। बट हो सकता है कि ऐसा हो कि आपका सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आके वीक हो गया, देन यहाँ पे आके मज़ीद वीक हो गया, यहाँ पे फिर कोई एम्पलीफायर लगा होता है उसने उसको स्ट्रेंथन कर दिया, तो एंड पे उसकी सिग्नल में या पावर में कितनी चेंज आई ये हमें ऐसे नहीं पता चलता। इस वजह से हम डेसिबल्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि लेट्स से कि आपका सिग्नल है वो 0.2 से 3 के दरमियान क्या हुआ, सिग्नल इज एम्पलीफाइड, सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया। अगेन बिटवीन 0.3 to 4 क्या हुआ है, उसमें एटेन्यूएशन आ गई है। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट डेसिबल वैल्यू फॉर द सिग्नल जस्ट बाय एडिंग द डेसिबल मेजरमेंट बिटवीन ईच सेट ऑफ पॉइंट्स। अब 2 से पहले क्या हुआ था, एटेन्यूएट हुआ था, मतलब पावर उसकी कम हुई थी, तभी हमने एम्पलीफाई किया ना। तो हमने सपोज किया कि लेट्स से उसकी -3 जो है डेसिबल उसकी पावर कम हुई थी, फिर जब उसको एम्पलीफाई किया गया तो 7 हो गई उसकी एम्पलीफिकेशन, 7 डेसिबल्स। और देन उसके बाद जब वो अगेन 3 से 4 के दरमियान जब दोबारा एटेन्यूएशन आई, उसमें कमी आई, तो वो कमी भी -3 डेसिबल थी। जब इनको सबको हमने किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर है +1। मतलब इसकी सिग्नल की ओवरऑल पावर में चेंज कितनी थी, +1 डेसिबल। ओके,
अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें हमने फाइंड करनी है डेसिबल जो है यूज टू, समटाइम्स जो कहता है कि डेसिबल जो होता है इज यूज टू मेजर सिग्नल पावर इन मिलीवाट्स, ठीक है। तो मिलीवाट्स में जो होती है पावर उसको हम dB और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। dBm यानी कि डेसिबल पावर वो कह सकते हैं, डेसिबल्स इन मिलीवाट्स। तो इसका फार्मूला क्या है, 10 log 10 PM। PM क्या है, पावर इन मिलीवाट्स, जो भी हमें उसकी दी होगी। अब वो कहता है कि एक सिग्नल है, ठीक है, जिसकी आपने पावर फाइंड करनी है इन dBm, मतलब डेसिबल्स इन डेसिबल्स पावर इन मिलीवाट्स या डेसिबल्स इन मिलीवाट्स, ये हमने फाइंड करनी है। उसने हमें dBm दे दिया है -30 और हमने पावर उसकी फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये फार्मूला है सिंपल सा, क्या है कि ये वाला फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे, dBm = 10 log 10 और dBm हमें -30 दी हुई थी, तो -30 हमने यहाँ पे पुट किया और इस 10 को उधर लेके गया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये PM इधर रह गया था, PM को ये log बेस 10 को इधर लेके गए। जब इसको सारा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10⁻³ मिलीवाट्स। ये सारा काम यूजुअली आपके कैलकुलेटर नहीं करना होता, इस वजह से आपको इनको इतना कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि ये फिगर आपको याद होनी चाहिए कि लॉग की बेस कौन सी यूज़ हो रही है। ओके, अगेन एक और एग्जांपल है कहते हैं कि द लॉस इन द केबल इन डेसिबल्स, ठीक है, कोई सिग्नल था उसमें लॉस कितना हुआ है 5 × -0.3 और टोटल मतलब उसमें -1.5 डेसिबल्स का लॉस हुआ है। वी कैन कैलकुलेट द पावर एज, उसी फार्मूले को अगेन यूज़ करके जो अभी हमने देखा था, हम उसकी पावर इन मिलीवाट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज कर रहा है जो अभी हमने देखा। कहता है यूनिट्स ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इज डेसिबल और dB हम देख चुके हैं। डेसिबल मेजर 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एटेन्यूएशन और उसकी बात कर रहा है एम्पलीफिकेशन की, ठीक है, और 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कुछ इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं डेसिबल को। 10 log बेस 10 P2 और P2 मतलब जो उसकी रिजल्टेंट एंड वाली पावर होती है और P1 जो उसकी ओरिजिनल पावर होती है। और डेसिबल कहता है कि अगर नेगेटिव हुआ तो आपकी सिग्नल एटेन्यूएटेड है, मतलब उसमें एटेन्यूएशन हुई है, वो वीक हुआ है, और अगर पॉजिटिव है तो हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है। ओके, अब डिस्टोर्शन क्या होती है? डिस्टोर्शन ये होती है कि आपका सिग्नल शेप चेंज कर जाता है जब वो मीडियम से गुजरता है, किसी वजह से, डिले की वजह से, जिटर की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, तो वो क्या है कि उसकी शेप में चेंज आ जाती है। या फिर ये चीज़ भी होती है कि हमने देखा था कि जो डिजिटल कंपोजिट सिग्नल होता है वो मल्टीपल वेव से मिलके बना होता है। तो हो सकता है कि एक वेव का फेज़ था, यानी कि स्टार्टिंग एंगल था 90, और रिसीविंग साइड भी क्या हुआ कि उसका स्टार्टिंग एंगल हो गया 180, तो वो 90 डिग्री पीछे रह गया बाकियों से। तो इसकी वजह से भी उसकी जो है शेप में चेंज आ सकती है। तो यही सारी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। एंड ओके, अब यहाँ पे इसने हमें एग्जांपल दिया कि यहाँ पे कुछ एक सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल है, और वो इन 3 वेव्स को मिला के जो है वो बना हुआ है। तो इसका फेज़ हम देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है, सेकंड वाली का इस तरीके से और थर्ड वाली का इस तरीके से। ये सेंटर साइड पे है। रिसीविंग साइड पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट वेव थी उसका फेज़ सेम है, सेकंड का चेंज हो गया एंड थर्ड का भी चेंज हो गया। तो हमारा जो रिसीव सिग्नल था आउटपुट में वो कुछ यूँ हो गया, ओरिजिनल सिग्नल ये था और रिसीविंग साइड पे कुछ यूँ हो गया। तो इसको क्या हुआ कि ये सिग्नल हमारा डिस्टोर्ट हो गया, डिलेज की वजह से, फेज़ डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, डिस्टोर्शन हो गई। ओके, अब नॉइज़ क्या है? नॉइज़ कहता है एक और इम्पेयरमेंट है, एक और ख़राबी है जो कि आपके सिग्नल में होती है। कैसे होती है? नॉइज़ ये होती है कि आपके सिग्नल में, आपका सिग्नल में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ ऐड हो जाती है। इसको आप शोर के तौर पे समझ सकते हैं, बट यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्टोर्शन में शेप चेंज हुई थी, एटेन्यूएशन में सिग्नल वीक हुआ था। नॉइज़ में ये होता है कि नॉइज़ में सिग्नल में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले आपकी वेव कुछ यूँ थी, तो हो सकता है कि नॉइज़ के बाद वो कुछ यूँ हो जाए, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। और ये डिफरेंट रीज़न की वजह से होता है। क्रॉस टॉक होती है, इंड्यूस्ड नॉइज़ की वजह से होती है, इम्पल्स नॉइज़, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो नॉइसेस की वजह से हमारा सिग्नल करप्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लें कि अगर 2 वायर्स एक साथ पड़ी हुई हैं पैरेलल में, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक वायर से गुजरते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब ये वायर्स अगर एक दूसरे के बहुत करीब होंगी तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स इनमें से गुजरने वाले सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इस तरीके से नॉइज़ जो है वो क्रिएट हो सकता है। ओके,
यहाँ पे इन्होंने फिगर से बताया कैसे होता है नॉइज़। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था सेंडिंग साइड पे, यहाँ पे ट्रांसमिशन में मीडियम में क्या हुआ, नॉइज़ आया, और नॉइज़ के बाद ये सिग्नल था ओरिजिनल, इसमें नॉइज़ आया तो इसकी शेप कुछ यूँ होगी, और रिसीविंग साइड पे फिर हमें जो सिग्नल है कुछ इस तरीके से जो है वो रिसीव हुआ। ओके, अब एक टर्म है SNR, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये हम फाइंड करते हैं यूज़ टू फाइंड द थ्योरेटिकल बिट रेट लिमिट ऑफ अ सिग्नल। मतलब कि एक सिग्नल की जो बिट रेट लिमिट है उसको फाइंड करने के लिए हम इस को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या डिफ़ाइन करती है कि ये SNR जितनी हायर होगी ना उसका मतलब एक सिग्नल क्लीनर है, मतलब नॉइज़ उतना कम है, और जितना लो होगा तो मतलब है कि सिग्नल उतना नॉइज़ उतना ज़्यादा है और हमारा सिग्नल ही उतना ज़्यादा ख़राब होगा। इसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है एवरेज सिग्नल पावर और एवरेज नॉइज़ पावर। जो हमारी सिग्नल की पावर है वो डिवाइडेड बाय नॉइज़ की पावर। ये नॉइज़ की पावर हमें चैनल से पता होगी कि इस चैनल में इतना नॉइज़ है। ओके, अब यहाँ पे यही बता रहा है कि जिसमें हाई SNR होगी तो उसमें नॉइज़ थोड़ा होगा और हमारा सिग्नल ज़्यादा क्लोज टू ओरिजिनल सिग्नल होगा, और जिसमें नॉइज़ लो SNR होगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जिसमें लो होगी, उसमें हमारा सिग्नल ज़्यादा ख़राब हो, मीन्स कि ज़्यादा नॉइज़ होगी। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल है, कहता है कि द पावर ऑफ सिग्नल इज़ 10 मिलीवॉट, ठीक है, और पावर ऑफ नॉइज़ इज़ दिस। तो हमने फाइंड क्या करनी है, SNR और SNR इन डेसिबल्स। तो SNR के लिए तो सिंपल है, 10 मिलीवॉट को 1 माइक्रोवॉट से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 रिजल्ट आ जाएगा। और SNR डेसिबल्स में के लिए करना है कि जो 10 log base 10 है इंटू 10,000 करेंगे। ये पीछे पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया था पावर एंड मिलीवॉट्स के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी इसके लिए डेसिबल्स के लिए भी यूज़ करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये रेड लाइट के लिए शायद से उन्होंने फाइंड किया था द वैल्यूज ऑफ SNR एंड नॉइसलेस चैनल के लिए बात कर रहे हैं, रेड लाइट की नहीं, नॉइसलेस चैनल की बात कर रहे हैं। अब नॉइसलेस चैनल यूजुअली होता ये है कि ये रियल लाइफ एक सिनेरियो है ही नहीं, मतलब रियल लाइफ में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो कि नॉइसलेस हो, तो उसके लिए ये SNR की बात कर रहा है। उसके लिए SNR क्या होता है, इन्फिनिट निकलता है, क्योंकि जब आप 10 log base 10 इन्फिनिटी करते हो तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी आता है, जो कि एक रियल केस नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ऐसे कोई चैनल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब डाटा रेट लिमिट्स की बात करता है कि हाउ फास्ट कैन वी डाटा सेंड डाटा, ठीक है, इन बिट्स पर सेकंड ओवर अ चैनल, हम कितना डाटा भेज सकते हैं, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो उसकी बैंडविड्थ, देन सेकंड नंबर पे द लेवल ऑफ द सिग्नल, ठीक है, ये भी हमने देखे थे, किसी में 2 थे, किसी में 4 थे, इस तरीके से, और फिर फाइनली जिस मीडियम के थ्रू हम गुजार रहे हैं उसमें नॉइज़ का लेवल कितना है। ओके, अब ये जो चीज़ें हैं जो हमने फाइंड करना है डाटा रेट की लिमिट, ये हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक हम नाइक्विस्ट के फार्मूला से करते हैं और एक शैनन के फार्मूला से करते हैं। नाइक्विस्ट और शैनन या तो दोनों ही साइंटिस्ट हैं, या एटलीस्ट शैनन तो साइंटिस्ट का नाम है और नाइक्विस्ट भी शायद उसी का नाम, बहरहाल फार्मूले हैं, इन्होंने 2 बताए हैं। तो नाइक्विस्ट का फार्मूला होता है नॉइसलेस चैनल के लिए और शैनन का होता है नॉइजी चैनल के लिए। इनके अपने अपने फार्मूलाज हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले नाइक्विस्ट का फार्मूला है ये कुछ यूँ है कि आपने क्या फार्मूला का होता है कि बिट रेट फाइंड करने के लिए, बिट रेट ये होता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो हम भेज सकते हैं, तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बैंडविड्थ मल्टीप्लाई log base 2 L से मुराद है जितने लेवल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बिट रेट आ जाता है। एक थ्योरेटिकल बिट रेट होता है, ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिट रेट होता है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉइसलेस चैनल हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करते। ओके ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि नॉइसलेस चैनल है, उसकी बैंडविड्थ है 3000 हर्ट्ज एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल विद 2 सिग्नल लेवल, ठीक है, सिग्नल लेवल भी उसने बता दिया। मैक्सिमम बिट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3000, ये फार्मूले वाला हो गया, और log base 2 ये 2L है जो पिछले फार्मूले में आया था, तो हमारा आंसर आ गया 6000 bps। एक और एग्जांपल इसमें सिर्फ ये है कि फॉर ईच लेवल वी सेंड 2 बिट्स, यहाँ पे सिग्नल जो है 4 सिग्नल लेवल्स हैं, तो सिग्नल लेवल डबल हो गए, तो इस वजह से हमारा जो बिट रेट था वो भी डबल हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे ये चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका बिट रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेवल्स के, जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे उतना बिट रेट ज़्यादा होगा। ओके, अब नॉइजी चैनल के लिए शैनन का फार्मूला है, ठीक है, और शैनन यहाँ इसने बिट रेट बताया था और शैनन हमें क्या कैपेसिटी बताता है बेसिकली दोनों तकरीबन सेम ही चीज़। कहता है इन रियलिटी वी कैन नॉट हैव अ नॉइसलेस चैनल, ठीक है, द चैनल इज़ ऑलवेज, हम जो भी वायर यूज़ करेंगे, जो भी मीडियम यूज़ करेंगे उसमें नॉइज़ किसी न किसी तरीके से होगा ही। अच्छा,
ये यहाँ पे हिस्ट्री है कि 1944 में क्लॉड शैनन एक बंदे का नाम है, उन्होंने एक फार्मूला बताया जिसके ज़रिए हम थ्योरेटिकल हाईएस्ट डाटा रेट एक नॉइज़ चैनल के लिए, नाइक्विस्ट का नॉइसलेस चैनल के लिए था और इसका नॉइज़ी चैनल के लिए। तो फार्मूला है सिंपल सा, बैंडविड्थ मल्टीप्लाई लॉग बेस 2, इसमें 1 प्लस SNR हमने देखा था सिग्नल टू नॉइज़ रेशो थी, ठीक है, जो कि मैं बताता था कि सिग्नल कितना ख़राब होगा ये वो इस तरीके से। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, बैंडविड्थ मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 1 प्लस SNR, और उसका नाइक्विस्ट का क्या था, 2 मल्टीप्लाई बैंडविड्थ मल्टीप्लाई लॉग 2 एल से मुराद जितने लेवल्स थे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैक्स बिट रेट होता है एक्चुअल में चैनल का, वो हमेशा लेस होता है कैपेसिटी ऑफ चैनल से। कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी अगेन एक थ्योरेटिकल मेजरमेंट है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहते हैं कि एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल है इन विच द वैल्यू ऑफ द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, SNR जीरो है। इन अदर वर्ड्स द नॉइस इज सो स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज फेंट। फॉर दिस द चैनल की कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। ये फार्मूला सारा हमने लगाया जो पीछे हमने देखा है अभी शैनन वाला, तो हमारे पास C0 आ गया। मतलब ये एक ऐसा चैनल है एक्चुअली में जिसमें हम सिग्नल भेज ही नहीं सकते, इसका नॉइज़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिग्नल हमारा बिल्कुल ही फेंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि द थ्योरेटिकल हाईएस्ट बिट रेट ऑफ टेलीफोन लाइन विद बैंडविड्थ 3000 असाइन फॉर डाटा कम्युनिकेशन SNR इज यूजुअली ये, ठीक है, ये इन्होंने बिट रेट बताया था। कैपेसिटी हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो 3000 मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 1 प्लस, अच्छा ये जो SNR है ना हाँ, बल्कि इन्होंने क्लियर बता दी कि SNR है। तो यहाँ पे सिंपली हमने शैनन का फार्मूला यूज़ किया और इससे अपनी जो है आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब ये कहता है कि हमने अगर एक्चुअल में किसी लिंक की और उसकी डाटा रेट वगैरह फाइंड करनी, तो हमें दो जो है वो लिमिट्स को यूज़ करना पड़ता है। हमें शैनन का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ता है अपर लिमिट्स के लिए, और नाइक्विस्ट का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें जो है वो सिग्नल लेवल्स का पता चल सके। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, कहता है कि एक एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल, ठीक है, नॉइज़ रेशियो, ये हम मेरे ख्याल में ओके ये हम एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है, पीछे